वेलकम बैक। और हम अपनी ज़िंदगी में अपने दिल का, गुर्दों का और बाकी कुछ अज़ाएँ जिनका बड़ा ख्याल रखते हैं, और हम कहते हैं कि जी ये बीमारी वो बीमारी नहीं होनी चाहिए। कोविड के दौर में मेरे ख्याल में लोगों को पहली दफ़ा ये रियलाइजेशन हुई कि लंग्स भी कुछ काम, फेफड़े भी कुछ काम करते हैं और उनका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। और कई लोगों को ये पता चला कि उनके फेफड़े खासे कमज़ोर हो चुके हैं वक्त के साथ। अब वो कौन सी आदतें हैं या स्मोकिंग है या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, अक्सर जब हमारे पास थेरेपिस्ट और दीगर मेहमान आते हैं तो वो ये भी बताते हैं कि हम तो सही से सांस भी नहीं लेते, तो हम तो अपने लंग्स को बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। लेकिन आज की खबर ये है कि पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो 1/3 से ज़्यादा जो हमारी आबादी है वो फेफड़ों के अमराज में मुब्तला है और इससे अमवात भी वाक़ होती हैं। तो आज का ये पूरा प्रोग्राम फेफड़ों की बीमारी है, जिसमें सांस की बीमारियां मुख्तलिफ आ जाती हैं, टीबी है, कोविड में हमने देखा कि फेफड़े मुतासर होते हैं, और क्या क्या है उसके बारे में हमें डॉक्टर्स बताएंगे और उससे बचना कैसे है इस पर भी बात होगी। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर मारिया मजहर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी? मैं ठीक ठाक, थैंक यू। और हमें लाहौर से इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं अनदर पल्मोनोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इरफान मलिक साहब। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर साहब, आप हमें बताइए कि ये जो फेफड़ों की बीमारियां, जो ज़्यादातर मरीज आपके पास आते हैं वो फेफड़ों की किस बीमारी के तहत आते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों ने चूज़ किया, और राइट टाइम है कि हम लोग इस पे बात शुरू करें कि रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो हैं दे आर ऑन राइज। और मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, आप लोग इस कराची में बैठे हुए हैं, तो दोनों शहरों में एक चीज़ कॉमन है, डेट इज़ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो अगर मैं एक अपनी 11 ईयर प्राइवेट प्रैक्टिस का या करियर का देखूं तो मेरे ख्याल से जो जिस चीज़ ने हमारे लंग्स को सबसे ज़्यादा इफेक्ट किया वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन थी। सही। और इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो अभी जो 2023 में हमारी एक गाइडलाइन आई है, COPD, विच इज़ द कॉमनेस्ट थर्ड लीडिंग काज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइज, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो उसमें एक न्यू डेफिनेशन इनकॉर्पोरेट कर दी गई है कि ऐसी भी एक डिजीज है, COPD का एक ऐसा भी ऐसे लोगों को भी COPD हो सकती है जो कि पोल्यूशन का शिकार होते हैं, जिनमें पोल्यूशन एक फैक्टर होता है। तो मेरे ख्याल से रिसेंट पास्ट में इन्वायरमेंटल पोल्यूशन अप एंड अबव ऑफ स्मोकिंग हमें सबसे ज़्यादा डैमेज उसने किया है। इसके साथ कोविड का एक टाइम रहा, कोविड में सिग्निफिकेंट ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट इन्वॉल्व हुए, लेकिन इंटरेस्टिंगली मेरा एक्सपीरियंस जो कोविड का रहा कि अगर वो ऑप्टिमली मैनेज हुए तो विद द पैसेज ऑफ टाइम मोस्ट ऑफ देम जो हैं दे रिकवर्ड अनइवेंटफुली। हाँ, कुछ नंबर ऑफ पेशेंट ज़रूर ऐसे रहे जिनमें रेजिडुअल इफेक्ट रहा। फिर टीबी को हमें अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली डिस्पाइट कि इसकी इन्वेस्टिगेशन, इसकी ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, लेकिन अभी भी अनफॉर्चुनेटली हम 5th नंबर पे रैंक करते हैं हाई बर्डन टीबी कंट्री में। और टीबी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द पॉवर्टी, गुर्बत। जो गुर्बत में हम कहाँ स्टैंड करते हैं आपको पता है। पॉपुलेशन बम एक टिकल कर रहा है, हमारी जो पॉपुलेशन है वो एक्सपेंशियली ग्रोथ कर रही है, जिसके बारे में हम कोई बात नहीं एक्स्ट्रा कर रहे। इसी एरिया में जहाँ पे हम देखते हैं जितना हमारा एरिया उतना ही है, लेकिन पॉपुलेशन ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गई है, पॉवर्टी बढ़ गई है। तो टीबी इज अनदर इशू फॉर अस। So environmental factor, tuberculosis, infection like COVID, I think they are the major contributor और ये सांस के जो मसाइल होते हैं लोगों को, यूजुअली एस्मा वगैरह, उसका भी ताल्लुक किसी से या उसका एलर्जी से? environmental factor play a very important role in triggering asthma भी से ट्रिगर हो जाता है। ठीक है। सो अब तो हमारे लाहौर में तो 5 मौसम हो गए, सर्दी, गर्मी, बाहर, स्मोक, खज़ां। आई थिंक आपके कराची में भी अब स्मोक एक फैक्टर बन चुका होगा। सो एनवायरनमेंट है वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिगर इन एस्थमा। जी, कराची का वेदर तो डॉक्टर साहब हमारे साथ गेम खेलता है, कभी कैसा तो कभी कैसा, अनसर्टेन रहता है। उसमें हमने वेदर की अब मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता जो डिस्टिंक्शंस है ना वो ख़त्म करनी पड़ेंगी। और जैसे डॉक्टर साहब ने बात की अबाउट द पोल्यूटेड, तो मोस्ट पोल्यूटेड एरियाज में शुमार होने लगा है कराची। यस। और इंक्रीज ऑफ व्हीकल, स्मोक, डस्ट, एवरीथिंग, फिर ये रिकंस्ट्रक्शंस एंड एवरीथिंग, फिर ये इंडस्ट्रियलाइजेशन भी जो है, क्योंकि कोई चीज़ प्लांटेड नहीं चल रही, व्हाट टू कंस्ट्रक्ट एंड व्हाट नॉट टू कंस्ट्रक्ट, एंड विद इन द रेजिडेंशियल एरिया और नॉट। तो वहाँ पे जो ऑलरेडी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा एजमा में ट्रिगरिंग फैक्टर्स हो जाते हैं। तो यही चीज़ है, जब रेजिडेंशियल एरियाज़ में आप ऐसी इंडस्ट्री लगा देते हो वेयर द स्मोक इज़ द ट्रिगरिंग फैक्टर, तो वो लोग कहाँ जाएं? लाइक जैसे अभी एक रेजिडेंशियल एरिया में हमारे ही पोश इलाके में एक इंसिडेंट हुआ था वेयर द टायर बर्नड, एक केस हुआ,
और ऑल ऑफ अ सडन कैजुअलिटीज़ आने लगी हॉस्पिटल में ड्यू टू कॉफ, किसी को कंजेशन हो रहा था टायर जलाने पे, एंड दैट वाज अ लिटिल इंडस्ट्री, वहाँ पे टायर जला के उसको रिसाइकल समथिंग किया जा रहा था, तो दैट वाज इन द रेजिडेंशियल एरिया विच वाज अ बिग हैज़र्ड। और उसके बाद जब ये ट्रिगरिंग फैक्टर एक आया तो कितने केसेस इवॉल्व हुए, और उसमें कुछ एजमेटिक्स भी थे जिनका एजमा प्रोवोक हो गया ऑल ऑफ अ सडन, जबकि वो वेदर नहीं था। अच्छा, टीबी की अगर हम बात करें, एक एक बीमारी की भी हम बात करें, टीबी कैसे हो जाता है, उसके फैक्टर्स क्या होते हैं, क्या वजूहात होती हैं? बेसिकली हम डिजीजेस को ना पहले बिग बॉक्सेस में रखते हैं, लाइक कम्युनिकेबल डिजीजेस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो इस तरीके से टीबी जो है वो कम्युनिकेबल डिजीजेस में आता है। इसका जो आपका बैक्टीरिया है AFB जो है वो वन पेशेंट टू अनदर पेशेंट, इफ द पर्सन इज नॉट ट्रीटेड टाइमली और वो अफेक्टेड भी हो, पॉजिटिव एक्टिव टीबी का पेशेंट हो। समटाइम्स एक किस्म होती है लेटेंट टीबी, सर मुझसे अगर वो करें तो वो डोर्मेंट एक होता है जो आपके बॉडी में होता है, बट ड्यू टू योर कैपेबिलिटीज़ वो ग्रो नहीं कर रहा होता, वो शो नहीं कर रहा होता, उसके सिम्टम्स नहीं आ रहे होते। और सिम्टम से मुराद ही वही कि वेट लॉस हो जाना, फीवर आना, और फिर उसको प्रेजेंट करना, तो मोस्टली पेशेंट प्रेजेंट नहीं कर रहा होता, बट इन द कम्युनिटी वो एक कैरियर तो है, तो वो दूसरे को लग सकता है, उसको खुद नुकसान नहीं हो रहा लेकिन किसी दूसरे को हो सकता है। फिर उसके बाद एक्टिव टीबी का मरीज इटसेल्फ बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो कैरियर होता है, और वो फैलाने में भी बड़ा मददगार होता है। और फैलाने से मुराद मेरा यह है कि अगर टीबी की भी इकसाम है कि जो लंग की होगी तो वो कॉफ के ज़रिए प्रेजेंट करेगी, और कॉफ में यह है कि आपके एयर एक ऐसा मीडियम है जिसमें जब आप कफ करते हैं तो एयर पार्टिकल्स जो हैं वो एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो जाते हैं। वैसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी अगर टीबी हो तो वो कम्युनिकेबल नहीं होती, बोन्स में रेजाइडिंग है या एक्स्ट्रा पल्मोनरी है कहीं और है, एब्डोमिनल टीबी है या कुछ ऐसा। लंग का टीबी जो है वो बहुत आसानी से अगले को आप कॉफ, स्नीजिंग या आपका इस्तेमाल शुदा टिश्यू, आपका स्पिट अगर एक्टिव टीबी है आपको, तो आप कहीं थूक रहे हैं तो उससे भी वो फैल सकता है। इसका इलाज मुमकिन है लेकिन ट्रीटेबल है, यस एग्जैक्टली, ट्रीटेबल डिजीज़ है। और पाकिस्तान में डॉक्टर साहब मुझसे जी अग्री करेंगे इस बात पे कि हमारे यहाँ ऑल पाकिस्तान गवर्नमेंट और लेवल पे बड़े अच्छे प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे फ्री मेडिसिन्स भी प्रोवाइड की जाती है, फ्री कंसल्टेशंस विद ऑल द डॉक्टर्स पेड बाय द गवर्नमेंट। अच्छा। तो उसमें हमारा प्रोग्राम बड़े अच्छे, प्रॉपर इलाज होता है, प्रॉपर इलाज होता है। इवन इससे और एक किस्म है टीबी की जिसे हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी कहते हैं, MDR टीबी, विच इज़ मोस्ट डेंजरस फॉर्म ऑफ टीबी, क्योंकि उसमें आपकी जो पहली एक हमारा बेसलाइन फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी जो है उससे बंदा रेजिस्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो फिर हमारे पास दवाइयाँ नहीं बचती उसको देने के लिए, तो फिर वो दवाइयाँ, वो अद्वियात बहुत महंगी भी हैं, एक्सेस में नहीं है लोगों के, वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो फिर उससे हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आप टीबी के हवाले से कुछ हमारे लोगों को आमतौर से बताना चाहेंगे? जिस तरह पेशेंट्स आते हैं और हो सकता है बहुत से मिसकंसेप्शंस भी वो लेकर आते हो, तो आप हमारे नाजरीन के लिए अगर कुछ बताएं इस हवाले से। क्या देखें, बात करें एक ऐसी डिजीज के हमारे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान डाइड बिकॉज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, आप सोचें जी, और आफ्टर 78 ईयर वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू फाइट विद द डिजीज विच इज क्योरेबल। देखिए, हम इसको ट्रीटेबल से बजाय अगर क्योरेबल बोलें तो एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड होता है कि ये काबिल इलाज है। और सरप्राइज उससे ऊपर मैं ये होता हूँ कि इसकी हर इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है इन एवरी गवर्नमेंट एज वेल एज इन मोस्ट ऑफ द प्राइवेट सेटअप। तो क्या ऐसी वजह है कि हम इसको अनफॉर्चुनेटली डिजीज को समझ नहीं पा रहे, या क्या ये डिजीज हमारे लिए एक समझ लें कलंक का टीका बन गई? तो मेरे ख्याल में दूसरी जो बात मैंने की वो ज्यादा बड़ा इशू रहा। तकरीबन 3.5 लाख लोगों को हम सस्पेक्ट करते हैं कि वो टीबी का शिकार होते हैं पर ईयर, और हमारे यहाँ रिपोर्ट करते हैं तकरीबन कोई 2.25 या 2.5। तो इन 1 लाख की तादाद वो है जो कि कम्युनिटी में लॉस हो चुकी है, और एक शख्स जिसको टीबी होती है वो तकरीबन 1 साल में 10 से 15 शख्स को टीबी का शिकार कर चुका होता है। तो ये आप देखें, इसका फैलाव देखें कि किस लेवल तक इसका फैलाव हो रहा है। और प्रॉब्लम हमारी ये कि अनफॉर्चुनेटली जब किसी फीमेल को टीबी हो जाती है, और स्पेशली मेल को, दोनों को मैं अगर बात सेपरेट करूं, फीमेल को टीबी हो जाती है तो वो तो समझ लें कि अगर वो एक अनमेरिड बच्ची है तो उसके घर वाले वैसे बेचारे मर जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, डॉक्टर साहब हमारी बेटी को टीबी होगी। और अक्सर वो इसी डिनाइल फेज में अपना वो इम्पोर्टेंट टाइम गुजार देते हैं जब वो
बिल्कुल क्योर हो जाती है विदाउट एनी सिम्टम। 80% टीबी जो होती है वो सिर्फ फेफड़ों को इन्वॉल्व करती है। मेल जो होते हैं वो बेचारे, वो तबका, मजदूर तबका जो कि सारा दिन काम कर रहा होता है, वो हल्की फुल्की अलामत को तो अलामत ही नहीं समझता, और जब तक उसका लंग अच्छा खासा डैमेज ना हो जाए वो हमारे पास नहीं आता। तो अनफॉर्चुनेटली कि हम इसकी अलामत जो कि बहुत सादा हैं डिस्क्राइब करने में, कि अगर किसी भी शख्स को 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी आ रही हो, उसको हल्का बुखार हो रहा हो, उसको ठंडे पसीने आ रहे हो, उसको भूख कम लग रही हो, रात को बुखार ज़्यादा हो, और फैमिली में किसी को भी टीबी हो, तो ये अलामत काफ़ी है किसी भी शख्स को सस्पेक्ट करने के लिए कि वो टीबी का शिकार है। तो क्या कॉमन इन्वेस्टिगेशन करानी है? दैट इज सिंपल एक्सरे चेस्ट विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल। सो एक्सरे चेस्ट आप करवा लेते हैं। स्पूटम के टेस्ट अंदर अवेलेबल हैं, एक एडवांस टेस्ट है जिसको हम कहते हैं जीन एक्सपर्ट, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह डोनेशन से हमारी हर जगह पे लगी हुई है। सो देयर इज नथिंग लेफ्ट जो कि आपकी इन्वेस्टिगेशन में लैकिंग हो। फिर आप इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद मरीज को कहते हैं कि जी आपने इलाज कराना है, और 80% क्योंकि फेफड़ों की टीबी है तो उसका इलाज 6 महीने होता है, जिसमें से 2 महीने इंटेंसिव फेज डॉक्टर होता है। साहब, एक सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन एक कॉलर भी वेट कर रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं कि वो उनका क्या प्रॉब्लम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मंजूर हुसैन साहब। जी ये मेरी वाइफ है, इससे बात करें आप। जी जी, इसको तकलीफ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे टेस्ट का मसला है ना, सांस फूलती है, मैं चलती हूँ तो इधर छाती में दर्द भी रहता है। एक्सरे वगैरह सारे कराए हैं, टेस्ट कराए हैं सारे, बलगम का भी कराया है, सारे टेस्ट इनका करवा मसला समझ आ गया आप लोगों को? आप दोनों को इनका मसला समझ आ गया? एक्चुअली जो डायग्नोसिस ये करा चुकी हैं, तो उसके बाद इन्होंने वो रिपोर्ट्स और वो चेस्ट एक्सरे किसी फिजिशियन को दिखाया है? किसी को दिखाया आपने फिर? जी दिखाया है। वो कहते हैं कि कभी कहते हैं फेफड़ा सुकड़ा हुआ है, कभी कहते हैं कि सेक्शन है, कुछ बता नहीं रहे थे। अच्छा ठीक अच्छा, है। आपको खुश खांसी रहती है कि बलगम के साथ आती है? जी खांसी आपको बलगम के साथ होती है या खुश्क होती है? पहले बलगम के साथ हो रही थी ना खांसी बहुत, अब खांसी का थोड़ा सा आराम है। अच्छा अच्छा, ये खांसी कब से हो रही है? कितने साल महीने आपको हो गए इस खांसी से, खांसी का शिकार हुआ? खांसी अब शुरू हुई है, कोई 6 माह हो गए हैं। थोड़ी थोड़ी आ और ये रही थी ना, मुसलसल पिछली एक बारिश जैसी हुई है कि ना, ये आगे की तरफ बढ़ उसके रही है? बाद पहले मुझे कम होती थी, जुकाम अब हुआ ज्यादा है, होना शुरू हो गई? उसके साथ मुझे खांसी बहुत ज्यादा थी। ठीक है। और सांस लेने में आपको मसला है, और डॉक्टर ने आपको ये कहा है कि फेफड़े सुकड़ रहे हैं, ये कहा है उन्होंने? जी ठीक है, हम इस पे पहले फेफड़े सुकड़ रहे कहते, अब गई हूँ तो कह रहे हैं कि इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन है। ठीक है, हम ऑनर आपको बताएंगे। एक ब्रेक आ गया है यहाँ पर मिसेस मंजूर, और जैसे ही ब्रेक से वापस आते हैं फिर आपके इस सवाल का हम जवाब देंगे। आप सब हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। डॉक्टर मारिया हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर मारिया मजहर एंड प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इमरान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी कॉलर ने सवाल किया था, डॉक्टर साहब, डॉक्टर इमरान, डॉक्टर इरफान सॉरी, आप इस हवाले से, जो हमारी लास्ट कॉलर थी और अपना प्रॉब्लम बता रही थी, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर्स के पास जाती हूँ, सांस लेने का प्रॉब्लम है, खांसी है, फेफड़े सुकड़ रहे हैं, ये बात डॉक्टर्स कहते हैं, लेकिन कोई सही जवाब नहीं देता। आप क्या कहना चाहेंगे इनको? बड़ी शॉर्ट हिस्ट्री है, इतना देर में तो हम जी जी नहीं हिस्ट्री ये कंप्लीट नहीं करते कि बताएं। चलिए मैं बता देता हूँ कुछ पॉइंट, शायद में भी उनको हेल्प हो जी। जाए। देखिए, 2 डिफरेंट डिजीजेस को उन्होंने एंटरटेन किया, और मेरा नहीं ख्याल कि डॉक्टर कोई भी इतना कंफ्यूज होता है कि 2 डिफरेंट डिजीजेस को एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल कर ले। एक वो बताना चाह रही है कि कोई डॉक्टर कह रहा है फेफड़े सुकर रहे हैं, कोई कहता है इन्फेक्शन है। तो अगर बलगम ज़्यादा आ रहा है, और इतना ज़्यादा कि एक कप के अमाउंट का बलगम है और काफ़ी अरसे से आ रहा है, तो डेफिनेटिवली हम यही समझते हैं कि किसी इन्फेक्शन की वजह से कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप होगी, जिसको हम ब्रोंकिएक्टिसिस कहते हैं। अगर ड्राई कफ है और वो प्रोग्रेसिव है और बढ़ रही है, उसके साथ सांस फूल रहा है, और ऐसी कफ है जिसके बीच में कोई ब्रेक नहीं आता, जिसका सीजन से कोई लिंक नहीं है, तो फिर हम फेफड़े सुकड़ने की प्रॉब्लम उन्हें कह सकते हैं। तो वेग हिस्ट्री है, इस पे टोटल कंक्लूजन करना रिलेटिवली डिफिकल्ट है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये कराची जैसे शहर में कोई मुश्किल टास्क है कि आप नहीं, ये कराची से कॉल नहीं थी, ये कॉल कहीं और से थी, ये बाग कैंट से थी आई थिंक। बट हाँ, इट्स ओके, नो इशू। मतलब अगर आप कंफ्यूज हैं तो आपको सीटी स्कैन या कोई भी टेस्ट आपको इसको डिफरेंशिएट कर देगा, ठीक है? सो मेरा कंक्लूजन इसमें यही है। जी जी डॉक्टर साहब, आप भी कुछ बताना चाहेंगी? जी, मोस्टली हमारे यहाँ लोग इस बात को कंसिडर नहीं कर रहे होते कि रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शंस जो हैं, तो जो उनको फर्स्ट एपिसोड हुआ था
लाइक निमोनिया हो सकता है उनको, ये जैसे उन्होंने 6 मंथ का ड्यूरेशन, आई थिंक आई एम राइट, 6 मंथ का ड्यूरेशन बताया, तो मे बी बैक इन 6 मंथ सर्दियों में उनको पहला एपिसोड हुआ हो जहाँ पे वो निमोनिया का शिकार हुए, वो ट्रीट ना हो सका हो सही से, तो वो रिकरेंट में आ जाता है। एंड द वर्ड शी सेड कि फेफड़ा सिकुड़ चुका है, तो हम रिकरेंट निमोनिया में या जो अनट्रीटेड निमोनिया है उसमें हमारे लिए ये एक अच्छी वो एक क्लिक साइन हो सकता है कि मे बी ये निमोनिया है जो नॉन रिजॉल्विंग टाइप है। तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन इनके पास एक्सरे है, स्प्यूटम का ये ऑलरेडी करा चुकी है, बट राइट नाउ वी डोंट हैव द लैब्स, तो हम कुछ कह नहीं सकते। जैसे डॉक्टर इरफान साहब, लोगों ने मशवरा ही देना है जी, डॉक्टर इरफान ने कहा तो ना हम पेशेंट आपके सामने है, ना उसकी हिस्ट्री आपके सामने है, वी अंडरस्टैंड दैट, और ये सिर्फ लोगों के मशवरे के लिए ही है कि आप लोग अवेलेबल हैं तो उन्हें कोई मशवरा दे दीजिए। तो बात वहीं आके मेरे ख्याल में रुक जाती है कि उनको किसी डॉक्टर के पास प्रॉपर जाना पड़ेगा। एग्जैक्टली, जाना चाहिए अपनी सारी लैब्स लेके, ये नहीं कि डॉक्टर शॉपिंग हो रही हो, एक दफ़ा एक डॉक्टर के पास गए उसने नई लैब्स लिख ली, फिर दूसरे डॉक्टर के पास गए उन्होंने अलग से लैब्स लिख दी। और एक चीज़ और, जो घर पे वो मेडिसिन ले रहे हैं, क्योंकि समटाइम्स आपको पता नहीं होता कि बाज़ मेडिकेशंस ऐसी हो रही होती हैं जो आपको कफ कुछ टाइम के बाद आपको कफ करा रही होती हैं, तो वो अपना पूरा हिस्ट्री पूरी चीज़ें अपने साथ लेकर जाएं, और जो मेडिसिन वो घर पे ले रही हैं लाइक एंटी हाइपरटेंसिव्स, तो उसमें सर मुझसे एग्री करेंगे एसी इनहिबिटर्स जो हैं वो कॉजेटिव एजेंट्स हो सकते हैं कि ये जो कॉमनली लोग लिख देते हैं एंटी हाइपरटेंसिव्स के तौर पे, तो वो भी 6 मंथ टू 1 ईयर के ड्यूरेशन में अपना कॉफ को जो है वो बढ़ाना शुरू कर देते हैं, ड्राई कॉफ। सो डॉक्टर साहब, अगर टीबी हो जाए हमारे यहाँ खुदा ना खास्ता किसी को, तो लोग उससे कोसों दूर हो जाते हैं, डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्या करने की ज़रूरत है और क्या नहीं करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ये भी बता दें, क्योंकि टीबी पेशेंट को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे छूत की बीमारी हो गई है। डॉक्टर इरफान ने बहुत साय लेके इस बात का जवाब देने की कोशिश की है, क्योंकि इट्स अ बिग फोबिया फॉर टीबी पेशेंट्स। बिल्कुल, टीबी और इवन बिलीव मी इट्स लॉन्ग टाइम नाउ, एस्थमा दमा भी जो है जिसको हम एस्थमा कहते हैं, वो किसी को बताने का मतलब है जैसे ऐसा लगता है उसको फांसी की सजा दे दी है। मैं समझ नहीं पाया अपनी जो पब्लिक को। अच्छा खैर, जो टीबी है, देखिए सबसे पहले इस चीज़ को समझें कि ये क्योरेबल डिजीज़ है, और इसमें अगर कोई भी शख्स टीबी का शिकार होता है, जैसे मैं बात करूंगा कॉमन 80% हम कहते हैं फेफड़ों की है और उसके बलगम में टीबी के जरासीम आ रहे हैं, तो उसको 14 दिन, जब टीबी की हम दवाई शुरू करते हैं तब से 14 दिन तक मास्क पहनना है, ये जहन में रख लें। अब उसको अछूत बना के उसके आपने कपड़े, उसका खाना पीना, उसकी सब चीज़ों को अलहदा करके उसको और स्ट्रेस में नहीं डालना, लेकिन अगर वो पेशेंट मास्क पहन लेता है, खाने से पहले हाथ साफ करता है, खाने के बाद हाथ साफ करता है, उसका कमरा वेल वेंटिलेटेड होता है, तो 14 दिन का मास्क पहनने पे ही आप लोग रिलैक्स करें और उसको 14 दिन के बाद एक नॉर्मल एंटिटी के तौर पे लें। ठीक है, हमारा प्रॉब्लम सिर्फ ये है, जो मैं समझता हूँ, जो कम्युनिटी मैंने समझा, कि ये कि अब तक अनफॉर्चुनेटली बात कंप्लीट कर लीजिए। अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारा पॉपुलेशन का एक बिलीव कि ये क्योरेबल डिजीज है, इस पे नहीं है, और दूसरा ये है कि मरीज खुद भी इस बीमारी को उस तरह नहीं समझ पा रहे, हालांकि 78 साल से हम इससे फाइट कर रहे हैं। बिल्कुल, और काफी जगह पे हमने इसकी बात की है। जी, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, सैयद हादिर साहब बात कर रहा हूँ कमारिया से। जी, तो मेरी बेगम को ना खांसी है, मतलब खुश्क खांसी है, तो 1-2 सिरप इस्तेमाल किए लेकिन ना वो काम नहीं जा रही। सैयद हादिर साहब बात कर रहा हूँ, हाशिम नहीं सर। हाँ, हाफिज, सईद हाफिज। जी सही है जी जी। तो ये सिर्फ यही प्रॉब्लम है, कोई सवाल तो नहीं करना चाहते, वरना ऑने और जवाब दें हम इनको। ये है कि अगर कोई अच्छा सा सिरप है तो काइंडली वो हमें बता दीजिए। क्या बात है, ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। अच्छा, ये बल्कि आपके जवाब देने से पहले दोनों डॉक्टर्स के मैं एक गुजारिश करना चाहूँगी। पिछले दिनों भी एक बात मैंने कल भी कही थी, हमारी एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा शेयर हो रही है, उस पर बात हो रही है, उसमें डॉक्टर्स जो ताकत की दवाएं हैं उसके हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने किसी दवा का नाम नहीं लिया, और लोग उस बात पे इतना गुस्सा कर रहे हैं। ये गुस्सा ना किया करें, क्योंकि वो आपको देख नहीं सकते, ना देख रहे हैं, उनको क्या पता आपके अंदर क्या है, बॉडी में क्या नहीं है, और वो आपको दवा तजवीज़ कर दें और बाद में खुदा न खास्ता कोई मसला हो जाए, तो दवा बताई नहीं जा सकती स्क्रीन पे। डॉक्टर साहब आप बता दीजिए इस पे, क्योंकि बड़ा लोगों ने मुझे भी बुरा भला कहा और उनको जो हमारे साथ गेस्ट थे उनको भी बुरा भला कहा। जी, वैसे मैं माशाल्लाह आपका मतलब हमारी पब्लिक इतनी अच्छी है कि दोनों कॉलर्स ने अपनी बेगमात के बारे में बात की है। हाँ। कितना वो ख्याल रखते हैं माशाल्लाह ये कॉलर्स। खुद बात करने दें बेगम को वैसे।
अच्छा चले। अच्छा खैर, अब देखिए बात ये है कि कफ का होना, कफ एक बड़ा चैलेंजिंग होता है इन सम टाइम। खांसी अगर किसी को, ये 4 अलामत मैं बता देता हूँ कि खांसी है, सांस में सीटों की आवाज़ है, चलने से सांस का फूलना है, सांस में तंगी है, ये दिन रात को अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा होती है, किसी सीज़न में होती है, कोल्ड से ठंड से बढ़ जाती है, तो हम इसको डाउट कर सकते हैं कि इस पेशेंट को एस्थमा है। अब जैसे वो कहते हैं कि सिरप लेते हैं तो ठीक हो जाता है, तो मोस्ट कॉमनली इसका मतलब यही है कि वो इसी बीमारी का शिकार है, और ये बीमारी के डायग्नोसिस में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता होता। तो सिरप तो हम यूजुअली रिकमेंड ही नहीं करते। ये भी आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ होगी कि सिरप जो है हम बड़ा डिस्करेज करते हैं। हमारी नॉर्मली गाइडलाइन में सिरप का जिक्र बड़ा नीचे करके विद एविडेंस सी लिखा होता है। अगर कफ है तो उसकी रीज़न को ढूंढना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि ये 4 अलामत में से अगर कोई भी एक अलामत हो तो हम एस्थमा लेबल करते हैं, जिसको हमारी ज़बान में तो दमा ही कहते हैं, लेकिन पब्लिक की ज़बान में एलर्जी कहा जाता है, सो दैट वो इजीली एक्सेप्ट कर लें। 10 साल से वो एलर्जी के लफ्ज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन यूं ही हम बताते हैं आपको दमा है तो कहते हैं डॉक्टर साहब ये आपने क्या कह दिया, हमें तो एलर्जी है। तो ये दोनों एक ही चीज़ के 2 नाम है, ठीक है। सो अगर हमने उनको दमा लेबल कर लिया है तो उसका हम वाहद इलाज अब तक के तारीख में, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो हम इन्हेलर ही समझते हैं। इन्हेलर ही उसका पहला और आखिरी इलाज है, तो अगर उसको लें तो बेहतर है। हम सिरप को रिकमेंड नहीं करते। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओके, सो कॉलर ड्रॉप हो गए और एक ब्रेक इस वक्त आ गया। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहिबा यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी मैं इसी बारे में अभी पूछना चाहती थी, लेकिन इस पर बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। हम बात कर रहे हैं आज फेफड़ों की और फेफड़ों से मुंसलिक जो बीमारियां उसकी, जिस पे टीवी पे हमने काफ़ी टाइम दिया है। एलर्जीज़ के हवाले से डॉक्टर साहब ने बड़ी सारी बातें की। हमारी लास्ट कॉलर ने भी कुछ बात की थी अपनी खांसी के हवाले से। लोग खांसी, मैंने देखा जितने कॉलर्स हमारे पास आ रहे हैं, ज़्यादा सांस उखड़ने और खांसी को लेकर बात कर रहे हैं। एक्चुअली ये दोनों चीज़ें जो हैं वो अहमियत रखती हैं, क्योंकि ये 2 साइंस हैं, ये 2 सिम्टम्स हैं जिनसे पेशेंट हमें रिप्रेजेंट करता है। ये उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन होती है, और मोस्टली हमारे यहाँ ऐसा होता है कि पेशेंट जब इन चीज़ों को रूटीन में भुगत के तंग आ जाता है, देन ही फिर वो क्लिनिक या क्लिनिशियन के पास आने की या हॉस्पिटल जाने की या किसी डायग्नोसिस की तरफ एक्सरे कराने की कोशिश करता है। अभी लास्ट कॉलर की बात से मैं यहाँ पर एक चीज़ और कहूँगी कि उन्होंने ये तो बता दिया कि मैं पेशेंट को सिरप दे रहा हूँ इतने अरसे से, अब वो किसकी प्रिस्क्रिप्शन पे दे रहे हैं। और उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि आप लोग भी कोई अच्छा सिरप बता दें। तो इट इज़ नॉट लाइक कि वो डायग्नोसिस की तरह पे उन्हें बस ट्रीटमेंट चाहिए, खांसी बंद करो। तो मोस्टली वो हमारे यहाँ आम प्रैक्टिस है कि किसी भी स्टोर पे जाना है, मेडिकल स्टोर पे, एंड आस्क फॉर एनी कफ सप्रेसेंट, खांसी बंद करने की दवा दे दो, खांसी दबाने की दवा दे दो। हमें ओवर द काउंटर जो केमिस्ट हैं वो भी बहुत अच्छे मशवरे दे देते हैं कि आजकल ये दवा चल रही है, ये बीमारी आई हुई है, इसके लिए ये दवा है, और इससे फर्क ना आए तो दोबारा मेरे पास आना, मैं दूसरा सिरप दूंगा। तो बस इतना सारा काम तो वो भी कर रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी ताहिर साहब, मुल्तान से कॉल है, जी फरमाइए। मैं पिछले साल कोविड के दिनों में, कोविड तो नहीं था, तो मगर जो सीटी स्कैन हुआ उसके अंदर मेरे फेफड़े सिकुड़े हुए पाए गए। कोविड नहीं था लेकिन फिर भी फेफड़े सिकुड़े हुए पाए गए। सीटी स्कैन कराने की वजह क्या थी? आप अगर कोविड नहीं था तो आपको सीटी स्कैन क्यों तजवीज किया गया? कराने की वजह यही थी कि डॉक्टरों के मुताबिक, क्योंकि मेरा सांस बहुत ज्यादा अपसेट हो रहा था, सांस उससे पहले भी खराब होता था मगर इतना ज्यादा नहीं। जब कोविड हुआ के दिन आए तो उन दिनों में ज्यादा खराब हो, तो फिर जो है ना सीटी स्कैन वगैरह करवाया, एक्सरे करवाए, तो उसमें पता लगा जी फेफड़े आपको सिकुड़ रहे हैं। तो उन्होंने फिर डॉक्टर साहब ने एक गोली मैकफेड के नाम से कहने लगे कि सारी उम्र ये खानी है। 75 रुपए की वो एक गोली थी, दिन में सुबह दोपहर शाम 3 वक्त खानी थी। उसके अलावा अपना डेटा कार्डल लेनी थी। ठीक है, वक्त हमारे पास कम है, जरा मुख्तसरन ताहिर साहब अपनी बात को मुकम्मल कर लीजिए। अच्छा, तो मुख्तसर बात यह है कि अब जो नजरिया कायम हुआ है कि वो फेफड़े सिकुड़ने का, कि वो कहते हैं कि फेफड़े जो एक दफा सिकुड़ गए वो दोबारा ठीक नहीं हो सकते। तो देखे ना, FCPS आप लोग करते हैं, इतना MBBS 5 साल, उसके बाद में फिर 5 साल पढ़ते हैं, तो क्या आप लोगों ने अभी तक इसको इजाद नहीं कर सके कि फेफड़ों को खोला जाए, उसकी तंग नालियों को? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है ताहिर साहब आपका।
इसमें मैं एक चीज क्वेश्चन ऑफ द डे है जी, बताइए आप दोनों बता दीजिए और कंक्लूड भी कर दीजिएगा, क्योंकि हम एक तरीके से हमारा इम्तिहान भी लेने की कोशिश की गई है। तो डॉक्टर साहब प्रोफेसर से तो हम उनसे पूछते हैं। एक और चीज ये है प्रोफेसर डॉक्टर इरफान मलिक साहब, ये तो ज्यादा आपके साथ क्रेडेंशियल्स हैं, तो इनको ये चीज भी थोड़ी सी जिन्होंने जो भी कॉलर थे पहले भी हम ये बात कर चुके हैं कि फेफड़ा सिकुड़ जाना का एक कॉज नहीं है। और जो आपने बताया कि डॉक्टर ऑलरेडी कोविड के दिनों में इस चीज़ को एक्सक्लूड कर चुके, निकाल चुके कि आपको कोविड नहीं है, तो इसकी और वजूहात हो सकती हैं। जैसे कि आप उनके साथ निमोनिया में हो सकता है आपने रिप्रेजेंट किया हो, उसमें कोई फेफड़ा कोलैप्स रह गया हो। ठीक है डॉक्टर साहब, हम डॉक्टर साहब से भी पॉइंट ले लें और डॉक्टर साहब कंक्लूड भी कर दें डिस्कशन को, क्योंकि वक्त मुकम्मल यहाँ हुआ चाहता है जी। इतना पढ़ने के बाद जी मैं थोड़ा सा करेक्ट कर लूं, 5 साल के बाद 1 साल ऑब्जर्व होती है, फिर अगले 5 साल, तो ऑलमोस्ट ये 11 साल बनते हैं। अच्छा देखिए, जिनकी बात ये डिजीज की बात कर रहे हैं, उसको लंग श्रिंकेज अगर हम कहें, जिसको लंग सिरोसिस भी कह सकते हैं, ये एक बड़ा एरिया है जिसमें तकरीबन 7 सब ग्रुप हैं, उसके अंदर मोर देन 200 डिजीजेज हैं। अब जैसे इन्होंने बात की, यूजुअली पेशेंट हमारे पास लेट आते हैं और हमारे पास इसकी डायग्नोस्टिक मोर्टेलिटी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इवन कुछ ट्रीटमेंट भी हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन जब स्टेज बहुत आगे चल जाती है तो जो लास्ट रिजॉर्ट है दैट इज़ लंग ट्रांसप्लांटेशन, वो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अवेलेबल नहीं है। रेस्ट ऑफ एवरीथिंग इज सेम, जो कि हमारे यहाँ हो रही है और तकरीबन इन द ग्लोब सब जगहों पे हो रही है। अच्छा, तो ये मेरे ख्याल में वहाँ पे मुल्तान में बहुत कॉम्पिटेंट कंसल्टेंट्स बैठे हुए हैं और वेरी ह्यूज सीनियर प्रोफेसर्स एग्जिस्ट देयर, उनके पास जाके चेक करें और सॉल्यूशन आ जाएगा। अब जिस तरह से बात कर रहे थे, ही वाज एबल टू कंप्लीट सेंटेंसेस सिंगल ब्रेथ, तो मेरे ख्याल में इतना सांस तो ठीक है अभी, तो अभी जाके रब्ता करें तो बेहतर हो सकते हैं। अच्छा, जहाँ तक रही बात कंक्लूजन की, तो मेरे लिहाज से कुछ चीज़ों को जहन में रखें हमारे अब लोग। एक तो हमें वैक्सीनेशन प्रिवेंटिव केयर की तरफ आना पड़ेगा। वैक्सीनेशन का मतलब ये है कि फ्लू एंड नमूनिया शॉट, फ्लू सब में ऑलमोस्ट, और नमूनिया जिनमें मैंडेटरी लगवाएं। स्मोकिंग खुदा के लिए छोड़ दें, आपके शहर माशाल्लाह इतने पोल्यूटेड हैं कि अगर सिगरेट का शौक है तो मगरिब के बाद बार लंबे लंबे सांस ले लिया करें, आपके लिए काफ़ी है। और फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर किया करें, जॉगिंग करें, स्लीप अच्छी रखें, सोशल मीडिया को कट ऑफ कर दें, सोशली एक्टिव हो जाए तो इंशाल्लाह जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। अच्छा, सोशल मीडिया को माइंड अप करके सोशल हो जाए, फिजिकली एक्टिव हो जाए। बहरहाल उनका वो जवाब आप दोनों ने नहीं दिया कि इतने 11 साल आप लोगों ने पढ़ के ये जो सुकड़ जाते हैं फेफड़े, इनको वापस अपनी जगह पे लाने की कोई दवा नहीं क्रिएट की, ना बताया। ट्रीटमेंट है, रिकमेंडेशन दे दी है, ट्रांसप्लांट रिकमेंडेशन, और इसके अलावा ट्रीटमेंट है। अगर जैसे वो सिर्फ एक इन्फेक्शन, जैसे उन्होंने ड्यूरेशन बताई ना, दिन में 3 टाइम मैंने गोली खाई, फिर रात में खाने के लिए मुझे दवाई दी गई, तो वो ट्रीटमेंट आई थिंक एंटीबायोटिक ही थी जो 7 से 10 दिन के लिए उनको दी गई थी। उसके बाद उनका एक एक्सरे दोबारा 2 to 3 वीक्स आफ्टर होना था। डॉक्टर साहिबा, मुझे कहा जा रहा है कि वक्त बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया, डॉक्टर इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सीरियस टॉपिक था, लेकिन बड़ी मज़े से आप दोनों से डिस्कशन हुई। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखें, और बिल्कुल यहाँ पर डॉक्टर्स आते हैं, हम आपको मशवरा देते हैं, हम चाहते हैं कि आपकी तकलीफ दूर हो, आपको एक सेकेंड ओपिनियन मिल जाए, लेकिन आपका बजाते खुद किसी भी मौलिज के पास जाना बहुत ज़रूरी है अगर आप मुकम्मल इलाज चाहते हैं। और जहाँ आपका दिल मुतमईन हो वहाँ से मुकम्मल इलाज करवा के उसके बाद ही ख़त्म कीजिए वहाँ पे राब्ता। ये नहीं है कि एक के बाद एक आप ट्राई करते रहें। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। आपसे फिर मुलाकात करेंगे, हम सबको दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।